गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ कंपनी अकाउंट्स। हम लोग आज सीखेंगे अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू ऑफ शेयर्स। अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू ऑफ शेयर्स। आपकी बुक्स खोलेंगे पेज नंबर 354। इस पेज में टॉप पे पहले सबसे पहले ना डेफिनेशन लिखिएगा। बोनस इशू मीन्स bonus issue means issue of additional shares to existing shareholders free of cost in proportion to existing shareholding. बोनस इशू, बोनस का मतलब होता है फ्री में शेयर्स इशू कर देना। बोनस इशू मीन्स इशू ऑफ एडिशनल शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब हम आपसे बदले में कोई पैसा नहीं लेंगे, लेकिन ये बोनस इशू किन शेयर होल्डर्स को मिलेगा? जो एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। इन प्रपोर्शन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। जैसे आप लोगों ने प्रोराटा पढ़ा था, उसमें कुछ ना कुछ रेशो आता है। 1 शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड, 1 शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड। बिल्कुल ऐसे ही बोनस इशू भी ऐसे ही आता है, 1 शेयर फॉर एवरी 10 हेल्ड या 1 शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड। तो इन प्रपोर्शन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग मतलब आपके पास जितने शेयर्स हैं उसके हिसाब से आपको बोनस दे दिया जाएगा। तो बोनस मिलेगा कौन से शेयर होल्डर्स को? इक्विटी वालों को। कंपनी बोनस के बदले कुछ लेगी? नहीं, बोनस इशू होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और कैसे इशू होगा? इन प्रपोर्शन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल 1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड। कंपनीज एक्ट ये अलाउ करे कि कंपनी क्या इशू कर सकती है? बोनस शेयर्स। तो कंपनीज एक्ट का ईयर कौन सा है? 2013। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 63। अकाउंट्स में जितने सेक्शंस का रेफरेंस आएगा सारे लर्न करने हैं। देयर इज़ नो चॉइस, मैं दे नहीं रही चॉइस आपको, सारे लर्न करने हैं। अगर थ्योरी क्वेश्चन आएगा हम उसमें सेक्शन नंबर रेफर करेंगे। तो बोनस शेयर्स कहाँ कवर्ड है? सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसमें अब सेक्शन 63 यहाँ पर ये जो 2 आ रहा है इसको क्या कहते हैं? सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। क्या कहते हैं इसे? सब सेक्शन। सेक्शन 63 सब सेक्शन 2 एक बार आप ज़रा रीड आउट कीजिएगा साइलेंटली। कंपनीज एक्ट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं बोनस इशू से पहले, एक बार ज़रा पढ़िएगा।
तो सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है, कंपनी बोनस इशू कब कब कर सकती है। सबसे पहली बात तो कहाँ मेंशन होना चाहिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये बात लिखी हो कि हमारी कंपनी जब चाहे तब बोनस इशू कर सकती है। दूसरा, साथ ही साथ रेजोल्यूशन पास होना ज़रूरी है, कहाँ पर, जनरल मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन इसके रिगार्डिंग पास होगा। उसके बाद एक लॉजिकल कंडीशन आ रही है, क्या ऐसा हो सकता है आप डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट ना दें और आप इक्विटी वालों को बोनस इशू कर दें, कैसे पॉसिबल होगा। तो कंपनीज एक्ट कह रहा है आपकी जो डेट हैं उन पर आपने इंटरेस्ट टाइमली दिया हो, प्रिंसिपल पेमेंट्स आपकी टाइमली हुई हो, तभी आप क्या कर सकते हैं, बोनस इशू। लॉजिकल इनफ, आप अपने लोन की लाइबिलिटीज़ को पूरा करेंगे तभी जाकर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस इशू करेंगे। और लास्ट में देखिए ये जो शब्द आ रहे हैं, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, बोनस, ये बोनस है टू एम्प्लॉयज़। हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो है बोनस टू शेयर होल्डर्स। आपने कभी वर्ड सुना है दिवाली बोनस? दिवाली बोनस किसको मिलता है, एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ को। तो बोनस दो टाइप के होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ को देते हैं और जो शेयर होल्डर्स को देते हैं। तो एम्प्लॉयज़ को जो बोनस देते हैं ना, वो तो सैलरी की तरह ही होता है, उसी का हिस्सा उसको मानते हैं। बहुत सारी इंडियन फर्म्स बोनस देती हैं दिवाली पर 1 मंथ सैलरी, कि 1 महीने की सैलरी जितना आपको बोनस। तो ये बात है एम्प्लॉयज़ वाले बोनस की। आप अगर शेयर होल्डर्स को बोनस दे रहे हैं, एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। उनका बोनस आपने टाइमली दिया हो, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, इसमें आपका कंट्रीब्यूशन पूरा हो, तभी आप बोनस इशू कर सकते हैं। लॉजिकल इनफ, ना आउटसाइडर्स के साथ कोई चीटिंग, ना एम्प्लॉयज़ के साथ कोई चीटिंग, सब कुछ ठीक है, तो बोनस इशू करेंगे आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को। फिर पॉइंट नंबर 5 देखिए, कह रहे हैं अगर आपके शेयर्स पार्टली पेड अप हैं तो कैसे बोनस शेयर्स आप इशू करेंगे। बोनस इशू करने से पहले शेयर्स का फुल्ली पेड अप होना ज़रूरी है। और बाकी कह रहे हैं हमारी कंडीशन ख़त्म नहीं हुई, हम जब चाहें तब कोई ना कोई कंडीशन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो टोटल कितनी कंडीशन है बोनस इशू के लिए, 5 रिटर्न और 6 पॉइंट है, हम कुछ भी और ऐड कर सकते हैं। तो 5 कौन कौन सी हैं, एओए में मेंशन हो, जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हो, डेट, फिक्स डिपॉजिट, इसका इंटरेस्ट, इसका प्रिंसिपल, कोई डिफॉल्ट ना हो। चौथा, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, बोनस, एम्प्लॉय पेमेंट में कोई डिफॉल्ट ना हो। पांचवा, कोई शेयर्स पार्टली पेड अप नहीं होने चाहिए, बोनस इशू करने से पहले शेयर्स मस्ट बी फुली पेड अप। अब देखिए इसमें जो ये वर्ड आ रहा है स्टार्टिंग में, नो कंपनी शैल, अब इसको अंडरलाइन करेंगे, कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट्स और रिजर्व्स। बोनस इशू का दूसरा नाम है, बोनस इशू का दूसरा नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। तो बोनस इशू का दूसरा नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। कैसे, देखिए समझिए इसको। हम जब भी रेगुलर इशू ऑफ शेयर्स करते हैं, बोनस नहीं, रेगुलर, रेगुलर मतलब आईपीओ या फिर एफपीओ, रेगुलर इशू ऑफ शेयर्स। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर, एफपीओ मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, यानी कि पहला इशू है या फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इशू है, ये हमारे होते हैं रेगुलर इशू। रेगुलर इशू का मतलब है हम शेयर इशू करेंगे और बदले में हमें
क्या मिलेंगे? हरे हरे पत्ते। रेगुलर इशू मतलब हम शेयर इशू करेंगे तो बदले में आप हमें क्या देने वाले हैं? कैश। तो जब हम रेगुलर इशू करते हैं तो हम जो जर्नल एंट्री बनाते हैं वो क्या होती है? शेयर इशू की जर्नल एंट्री, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, हमने आपको शेयर इशू किए, बदले में आपने हमें कैश दे दिया, एंट्री बन गई बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन जब हमने आपको बोनस शेयर्स इशू करे तो वो तो हमने कैसे कर दिए? फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब हमने आपको शेयर्स तो दे दिए, बदले में आपने हमें कुछ नहीं दिया। तो बोनस इशू करने की एंट्री, बोनस इशू करने की एंट्री, सबसे पहले क्रेडिट देख लो क्या हो रहा है। क्रेडिट क्या होगा? क्या शेयर इशू कर रहे हो आप? हाँ, तो क्रेडिट तो अभी भी क्या होने वाला है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आपको क्लॉज पढ़ के, नाम पढ़ के समझ में आया, यहाँ डेबिट क्या होने वाले हैं? हमारे रिजर्व्स। तो कंपनीज एक्ट सेज अगर आप शेयर इशू करोगे तो डेबिट क्या करोगे? क्योंकि पैसा तो आ नहीं रहा। तो बोनस शेयर्स इशू करने का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। ऐसा करो, फिर रिजर्व में से अमाउंट निकाल दो और बदले में क्या इशू कर दो? इक्विटी शेयर कैपिटल एज बोनस। यानी कि जो बात उन 5 कंडीशन में स्पेसिफिकली नहीं कही लेकिन वो अंडरस्टूड है, बोनस इशू करने के लिए आपके पास क्या होने ज़रूरी हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस, वरना आप बोनस इशू नहीं कर सकते। तो जनरल इशू की एंट्री क्या बनी? और बोनस इशू की रिजर्व एंड सरप्लस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन देखो ये वाली एंट्री, इसमें ये नहीं पता चल रहा ना बोनस इशू हुआ है, बोनस नाम कहीं नहीं आ रहा, मतलब हमें कहाँ से पता चलेगा? नरेशन से। तो इसके लिए अकाउंटिंग कुछ ऐसी बनी कि ये एंट्री इकट्ठे ना करके 2 टुकड़ों में बनेगी। लेकिन एंट्री क्या बनेगी? रिजर्व एंड सरप्लस टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन 2 हिस्सों में तोड़ेंगे इसे। रिजर्व एंड सरप्लस टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, और फिर कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सेकेंड एंट्री तो आपने अपने आप ही समझ ली, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जब भी हम बोनस इशू करेंगे टोटल कितनी एंट्री बनाएंगे? 2। सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस टू बोनस टू शेयर होल्डर, और उसके बाद बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बोनस इशू कौन सा सेक्शन था? 63। बोनस इशू की डेफिनेशन क्या है? बोनस इशू मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट तक आ गए, इन प्रपोर्शन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। सेक्शन 63 सब सेक्शन 2 कितनी कंडीशंस हैं? 5। कौन कौन सी? तो तुम लोगों ने 5वीं वाली पहले बोल दिया है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जनरल मीटिंग, फुल्ली पेड अप शेयर्स, और डेट, फिक्स डिपॉजिट, नो डिफॉल्ट इंटरेस्ट, नो डिफॉल्ट प्रिंसिपल, और 5वां प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, बोनस, नो डिफॉल्ट। बोनस इशू का दूसरा नाम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इसी नाम से हम बना लेंगे जर्नल एंट्री। पहली एंट्री रिजर्व एंड सरप्लस टू बोनस टू शेयर होल्डर, दूसरी एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये सब कंपनीज एक्ट में लिखा है। ये देखो सेक्शन 243 पढ़िएगा ज़रा, कौन से रिजर्व यूज़ हो सकते हैं।
सिर्फ एक नाम आ गया, फ्री रिजर्व। सेक्शन 2 आपको पता है ना, हर एक्ट में डेफिनेशन का सेक्शन है, तो वो फ्री रिजर्व को डिफाइन कर रहा है। कह रहा है सिर्फ कौन से रिजर्व यूज करोगे, फ्री वाले। हमने कहा ऐसे समझ में नहीं आया, और बताओ। तो स्टार्टिंग में देखो, पॉइंट नंबर 1 में, सबसेक्शन 1 में, अ कंपनी मे इशू फुल्ली पेड अ बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर्स in any manner whatsoever out of its free reserves, free reserves के अलावा securities premium and capital redemption reserve। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई भी रिजर्व को यूज़ कर लेंगे बोनस के लिए, ऐसा नहीं है। हम यूज़ कर सकते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में सिर्फ 2 होते हैं, जनरल रिजर्व, पी एंड एल। बाकी कोई फ्री नहीं होता, सबका कोई ना कोई यूज़ होता है। फ्री रिजर्व में सिर्फ कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, जनरल रिजर्व, पी एंड एल। तो बोनस इशू की एंट्री क्या बननी थी, रिजर्व्स एंड सरप्लस टू बोनस टू शेयर होल्डर, और अगली, तो वो जो पहली वाली एंट्री बनाएंगे हम, उसमें कौन कौन से रिजर्व आ सकते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, फ्री रिजर्व। अब देखो नेक्स्ट पेज पे जर्नल एंट्री जो बनी हुई है आपके पास, पॉइंट नंबर 2 में देखना, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पी एंड एल, टू बोनस, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर। देखो हमने जो बोनस के लिए अकाउंट खोला है उसका नाम क्या है पूरा, बोनस टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, पेपर में आप लोग इसके नाम बदलेंगे, कोई लिखेगा बोनस अकाउंट, कोई लिखेगा शेयर होल्डर्स बोनस अकाउंट, तो प्लीज़ ध्यान रखेंगे इसका नाम क्या है, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। और जिस सीक्वेंस में रिजर्व्स लिखे हैं उसी सीक्वेंस में यूज़ करने हैं। सबसे पहले कौन सा यूज़ करेंगे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर पैसा कहाँ से निकालेंगे, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। आगे अंडरलाइन करना, रियलाइज्ड इन कैश ओनली। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व और पी एंड एल, इसमें कोई वो नहीं है सीक्वेंस, आप कुछ भी यूज़ करो, चाहे पी एंड एल यूज़ करो चाहे जनरल रिजर्व। लेकिन सबसे पहले सी आर आर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, उसके बाद सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, उसके बाद या तो जनरल रिजर्व या तो पी एंड एल। तो बोलो रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या यूज़ कर सकते हैं बोनस के लिए, नहीं नहीं। बोनस के लिए सिर्फ क्या यूज़ कर सकते हैं, सी आर आर, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पी एंड एल। तो क्या आर आर यूज़ कर सकते हैं, नहीं, आर 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 नहीं है ये, आर 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 यूज़ कर सकते हैं, नहीं। कैपिटल रिजर्व, नहीं। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, नहीं। नहीं में दम होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, नहीं। हर चीज़ में जवाब ना ही है, सिर्फ हाँ कहाँ पर है, सी आर आर, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, जनरल रिजर्व और पी एंड। क्योंकि आपको पता है ना क्वेश्चन आपका दोस्त है लेकिन दोस्त आपका शैतान है, ये ढूंढ ढूंढ के रिजर्व लाएगा क्वेश्चन के अंदर। पर आपको पता होना चाहिए हम सिर्फ क्या यूज़ करेंगे, सी आर आर, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, जनरल रिजर्व और पी एंड एल। अब ये एक नई बला आ गई, रियलाइज्ड इन कैश। क्या होता है भाई, हमने तो सिर्फ क्या सुना था, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। अब ये कह रहे हैं रियलाइज्ड इन कैश। पहले ये लॉ कहाँ से आया ज़रा वो पढ़ लो, ये पैराग्राफ एक बार रीड करना।
तो इसको समझने के लिए ना हम एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं, तो आपके रजिस्टर में हम यहीं से लिखना शुरू करेंगे। आप हेडिंग डालिएगा अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू और उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो पहले अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू, फिर नेक्स्ट लाइन में सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। realized in cash and not realized in cash. Realized in cash can be used by both listed and unlisted companies. Not realized in cash can be used only by unlisted companies. यूज मतलब फॉर बोनस इशू। तो इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिस्टेड कंपनीज can use only that part of securities premium that is realized in cash. सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट हमारे पास कब कब आता है? जब भी हम लोग शेयर्स को या डिबेंचर्स को इशू करते हैं एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या है? फेस वैल्यू से ज़्यादा पे जब भी हम इशू करते हैं तो हम रिसीव कर लेते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। अब देखिए, एक कंपनी ने 100 रुपये का शेयर 140 पर इशू किया, ठीक है। 100 रुपये का शेयर 140 पर इशू किया, तो जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे उन्होंने हमें कितने पैसे दे दिए? 140 रुपये। जब हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे हम? 100 रुपये कौन से अकाउंट में जाएंगे? शेयर कैपिटल में, और 40 रुपये कहाँ जाएंगे? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में। हमने शेयर इशू करे हैं और बदले में आपने हमें 140 रुपये का कैश दिया है ना। कैश आया हमारे पास, जिसमें से 100 रुपये का कैश कैपिटल के नाम का है और 40 रुपये का कैश प्रीमियम के नाम का है। इस 40 रुपये के सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को हम कहते हैं प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश।
जितना प्रीमियम था उसके बदले हमें क्या मिल गए, उतने ही रुपए हमें मिल गए. तो दिस इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश. इसका मतलब कभी कभी ऐसा भी कोई प्रीमियम होता है जिसके बदले हमें कैश नहीं मिलता, और उसी वाले हिस्से को हम क्या कह देते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रियलाइज्ड इन कैश. ऐसा कब कब होता होगा? आप सब लोगों ने 12th में ये ज़रूर पढ़ा होगा, शेयर्स इशूड फॉर कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि शेयर इशू करके बदले में कैश ले लें, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं शेयर इशू करके बदले में लैंड एंड बिल्डिंग ले लें, शेयर इशू करके बदले में प्लांट एंड मशीनरी ले लें. तो हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी और बदले में सेलर ने हमें क्या कहा, मुझे कैश मत दो, मुझे शेयर्स दे दो आपकी कंपनी के. तो हमने कहा ठीक है, आप मशीनरी के बदले हम कैश नहीं देते, हम आपको क्या दे देते हैं, शेयर. तो अगर हम मशीन के बदले शेयर देंगे तो हमारी एंट्री देखो क्या बनेगी, प्लांट एंड मशीन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. मशीन आ गई, शेयर्स इशू हो गए. ये वाले शेयर्स भी हम प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं. अगर हमने ये प्रीमियम पे इशू किए हैं तो प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया, लेकिन बदले में कैश नहीं आया, बदले में क्या आई है, मशीनरी. तो इसी प्रीमियम को हम क्या कहेंगे, नॉट रियलाइज्ड इन कैश. तो जब आप शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करते हो, बदले में कैश लेते हो, तो वो कैसा प्रीमियम है, रियलाइज्ड इन कैश. और बदले में एसेट ले लेते हो तो नॉट रियलाइज्ड इन कैश. अब हमारी लॉ मेकिंग बॉडीज दो हैं, मतलब वैसे तो बहुत सारी हैं, बट अभी शेयर्स के रेफरेंस में एक तो हमारा प्यारा कंपनीज एक्ट 2013 और एक दूसरा इन्वेस्टर्स का प्यारा कंपनीज का दुश्मन सेबी. सेबी एक्ट प्लस सेबी गाइडलाइंस. कंपनीज एक्ट कौन सी कंपनीज पे लगता है, सारी कंपनीज पर. अगर आप कंपनी हो तो आपके ऊपर क्या लगेगा, कंपनीज एक्ट. सेबी क्योंकि ये शेयर्स के साथ डील कर रहा है, सिक्योरिटीज़, ये सिर्फ कौन सी कंपनीज पे लगता है, जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, यानी कि लिस्टेड कंपनीज. सेबी कह रहा है ऐसा नहीं, कोई भी प्रीमियम आप यूज कर लोगे, सिर्फ कौन सा यूज करोगे, रियलाइज्ड इन कैश. कंपनीज एक्ट कह रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यार, तुम कोई मर्जी यूज करो, तुम बस कौन सा अकाउंट यूज कर लेना, सिक्योरिटीज प्रीमियम. तो कंपनीज एक्ट क्या कह रहा है, प्रीमियम यूज कर लो. सेबी कह रहा है प्रीमियम यूज कर लो, लेकिन कौन से वाला, सिर्फ रियलाइज्ड इन कैश. इसका मतलब अगर हम अनलिस्टेड कंपनी की बात करें, अनलिस्टेड जिसके ऊपर सेबी लगता ही नहीं, तो वो कौन सा प्रीमियम यूज कर सकती है, कोई भी कर लो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो सिर्फ कंपनीज एक्ट लगता है, कंपनीज एक्ट कह रहा है कोई भी कर लो. लेकिन अगर हम लिस्टेड कंपनी की बात करें तो वो सिर्फ कौन सा प्रीमियम यूज कर सकती है, रियलाइज्ड इन कैश. ठीक है, अब आप लोग थोड़ा अपने घुटनों पे जोर डालना, फिर मुझे बताना क्वेश्चन में क्या लिखा हो कि हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और किस सिचुएशन में हमें सोचना पड़ेगा कि यूज कर सकते हैं कि नहीं. नहीं, आपके पास दो ऑप्शन है, रियलाइज्ड इन कैश लिखा हो या नॉट रियलाइज्ड इन कैश लिखा हो.
क्या लिखा हो कि हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा, रियलाइज्ड इन कैश, क्योंकि रियलाइज्ड इन कैश लिस्टेड कंपनी भी यूज़ कर सकती है और अनलिस्टेड कंपनी भी यूज़ कर सकती है। तो अगर क्वेश्चन हमें कहता है कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम ऐसा है जो कि रियलाइज्ड इन कैश है, तो लिस्टेड भी यूज़ कर सकती है, अनलिस्टेड भी, तो हमें सोचना ही नहीं। हमने कहा ठीक है उठा लो प्रीमियम, यूज़ कर लो बोनस में, लेकिन हमें कब सोचना पड़ेगा, जब क्या लिखा होगा, नॉट रियलाइज्ड इन कैश। तो इसको कौन यूज़ कर सकता है, अनलिस्टेड, और लिस्टेड इसको यूज़ फिर नहीं कर सकती। यानी कि क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन और चाहिए फिर हमें कि जो कंपनी बोनस इशू कर रही है वो लिस्टेड है या फिर अनलिस्टेड। कुछ कुछ समझ आ गया? चलो चेक कर लेते हैं कितना समझ में आया। अगर क्वेश्चन में लिखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम इन कैश और कंपनी है अनलिस्टेड, क्या यूज़ कर सकती है? हाँ, अनलिस्टेड कंपनी कोई भी यूज़ कर सकती है, चाहे कैश वाला हो चाहे नॉन कैश हो, ये यूज़ कर सकती है। अगर लिखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रियलाइज्ड इन कैश, अनलिस्टेड कर सकती है। कब कर सकती है, किस टाइम पे यूज़ कर सकती है? बोनस इशू पे, ठीक है ना। कर सकती है, नहीं कर सकती, कहाँ यूज़ करना है इसे हमें, जब हम लोग बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं। अच्छा, अगर लिखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम इन कैश और कंपनी है लिस्टेड, क्या यूज़ कर सकती है? यस। सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट इन कैश अनलिस्टेड कर सकती है ना। अच्छा, अगर लिस्टेड है तो फिर यूज़ नहीं कर सकती। ठीक है, लर्न कर लो और इसको लिख लो, इसमें कोई मिस्टेक पेपर के अंदर नहीं हो हमसे कि प्रीमियम को कहाँ कहाँ कब कब यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में एक हमारी स्टैंडर्ड एजम्पशन भी लिख लीजिएगा। अगर कंपनी का टाइप मेंशन नहीं है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट प्रिज्यूम करेंगे लिस्टेड कंपनी। कोई नोट देने की ज़रूरत नहीं है, हमारे मॉड्यूल में लिखा है। मॉड्यूल में लिखने से एजम्पशन बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है, नोट लिखना नहीं पड़ता। ये नोट डाउन करके फिर एक बार वो पैराग्राफ दोबारा पढ़ लेना जो बुक में है, फिर देखो सारी बात समझ में आ गई या कोई डाउट है तो फिर पूछ लो। इसको ना इसलिए भी समझना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करेंगे और जब हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करेंगे तो उस टाइम पर भी ना रिज़र्व क्रिएट करना पड़ता है और पैसा जो है वो बाकी रिज़र्व में से निकालना पड़ता है। वहाँ पर फिर कंडीशन आएगी
कौन सा प्रीमियम CRR में यूज़ हो सकता है, कौन सा नहीं, कौन सा प्रीमियम DRR में यूज़ हो सकता है, कौन सा नहीं। तो ये जो लॉ की रिस्ट्रिक्शंस है ना, इसको दिमाग में बिठाना बहुत ज़रूरी है। ये हर रिजर्व पे अलग अलग है। बोनस में क्या यूज़ हो सकता है, क्या नहीं, CRR बनाते समय क्या यूज़ हो सकता है, क्या नहीं, DRR बनाते समय क्या यूज़ हो सकता है, क्या नहीं। तो हमने आगे जाके कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व भी बनाना है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए। इसलिए आज ये बात दिल में उतर जाए, बोनस को इशू करने के लिए कौन कौन से रिजर्व यूज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहले था CRR, फिर है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, उसके बाद आपकी मर्ज़ी जनरल रिजर्व या फिर P&L। लिस्टेड कंपनी सिर्फ वो वाला प्रीमियम यूज़ करेगी जो कैश में है, और अनलिस्टेड कंपनी जो भी करना चाहे वो यूज़ कर सकती है। ठीक है, नोटिंग हो गई। सेक्शन 63 कह रहा है एक तरीका और है बोनस इशू करने का। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपके कोई शेयर्स पार्टली पेड अप हैं, किसी पे कोई कॉल आनी बाकी है, तो आप वो कॉल मत मंगवाओ, बिना मंगवाए शेयर्स को क्या कर दो आप, फुली पेड अप। और शेयर होल्डर्स को क्या कहो, ये जो आपकी लास्ट कॉल है ना, ये आप ऐसा मान लो हमने पे कर दी और आपको हमने ये क्या दे दिया है, बोनस। तो इसमें बोनस क्या हुआ, आखिरी कॉल पे नहीं करनी पड़ेगी। ये भी एक तरीका है बोनस देने का। तो मतलब टोटल बोनस देने के कितने तरीके हो गए, 2। या तो आप नए शेयर्स इशू कर दो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फुली पेड, या फिर दूसरा तरीका आप आपके पार्टली पेड अप शेयर्स को कन्वर्ट कर दो फुली पेड अप में, लोगों से कोई पैसा मत लो, और इसको आप क्या कहो, दिस इज कन्वर्टेड टू फुली पेड एज बोनस। तो थोड़ा याद करना, फाइनल कॉल की एंट्री क्या क्या बनती थी। फाइनल कॉल जब ड्यू करते थे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर आपने पैसा रिसीव करा, बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब देखो ड्यू तो हम करेंगे ऐसे ही, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन अगर हमने ये डिसाइड करा है हम फाइनल कॉल बिना मंगवाए शेयर्स को फुल्ली पेड अप कन्वर्ट कर देंगे, तो जो हमारी सेकेंड एंट्री बनेगी वो बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल तो नहीं बन सकती, तो फिर बोनस, और बोनस का दूसरा नाम क्या था, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। मतलब यहाँ पर अब एंट्री बनेगी रिजर्व एंड सरप्लस टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, लेकिन इसको इकट्ठे नहीं बनाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, और उसके बाद बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, एक बार फिर से, शेयर फाइनल कॉल ड्यू करते हैं तो एंट्री क्या बनाते हैं, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमने कॉल ड्यू करी, फिर जब हमने रिसीव करी, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। लेकिन अगर हमने ये पैसा नहीं लिया और लोगों को कहा कि जाओ अब तुम्हें पैसा नहीं देना, तुम्हारे शेयर्स हो गए फुल्ली पेड, हमने तुम्हें दे दिया है बोनस, तो बैंक नहीं आएगा, बैंक की जगह क्या आएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो एंट्री बननी है रिजर्व एंड सरप्लस टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, लेकिन एक साथ नहीं बनेगी, टुकड़ों में बनेगी, रिजर्व एंड सरप्लस टू बोनस टू शेयर होल्डर, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो हमने कहा कंपनीज एक्ट से कि अच्छा ठीक है, इसमें भी क्या यूज़ करना है, रिजर्व। तो ठीक है, सबसे पहले CRR, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसके बाद जनरल रिजर्व या P&L। कंपनीज एक्ट ने कहा ना 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 ना,
देखो यहाँ पे ये रिजर्व यूज़ नहीं हो सकते। हमने कहा आप क्या चाहते हो, कौन सा यूज़ करें? कह रहे अगर आप पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप कर रहे हो तो सिर्फ जनरल रिजर्व यूज़ कर लो या P&L यूज़ कर लो, ना CRR यूज़ होगा ना ही सिक्योरिटीज़ प्रीमियम यूज़ होगा। ना रहेगा प्रीमियम, ना रहेगी रियलाइज्ड इन कैश, नॉट रियलाइज्ड इन कैश की लड़ाई, बात को ख़त्म करो। तो बोनस कितने तरीके से इशू हो सकता है? पहला तरीका इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, दूसरा तरीका कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप। तो बोनस कितने तरीके से इशू होता है? दो। पहला तरीका न्यू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स और दूसरा कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप इनटू फुल्ली पेड अप। पहले बात करते हैं न्यू फुल्ली पेड अप शेयर्स। एंट्री क्या बनेगी? दो एंट्री, CRR डेबिट, प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व P&L डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, और अगली एंट्री टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन अगर ये है कन्वर्जन पार्टली पेड अप टू फुल्ली पेड अप, तो पहली एंट्री जनरल रिजर्व डेबिट P&L डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, और अगली बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। पढ़िएगा ज़रा, पेज नंबर 355 पर लिखी हुई हैं सारी एंट्रीज। तो एक बात बताओ कि अगर अब बोनस इशू पे क्वेश्चन आएगा तो कितनी एंट्रीज बनेंगी? दो ही बनेगी ना। बोनस इशू पे क्वेश्चन आएगा तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा? दो एंट्रीज पे 5 नंबर का। बोनस इशू न्यूली इंट्रोड्यूस चैप्टर है तो मतलब 99% पेपर के अंदर ये दिखेगा। तो बोनस इशू की तो दो ही एंट्री बन रही हैं, मतलब 5 नंबर का सवाल बनेगा। अगर ICI 5 से 10 पे ले जाना चाहे तो पता है वो क्या कहेगा? मेक एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। जर्नल एंट्री भी बनाओ और साथ ही साथ मेक एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। आपने कहा अच्छा बैलेंस शीट बनानी है, ये लो, इतनी बनाई है ना हमने। हाँ, ICI ने क्या कहा? कंपनी की बनानी है, और कंपनी की हॉरिजॉन्टल नहीं होती, कंपनी की वर्टिकल होती है। तो आओ ज़रा पहले एक बार कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे। आपकी बुक्स में पेज नंबर 338, देखो ये वाली बैलेंस शीट बनानी है तो मैं ऐसे करूंगी ना, मैं क्लास में हॉरिजॉन्टल बना दूंगी, तुम लोग घर में वर्टिकल बना लेना, है ना? ऐसे ठीक है कि नहीं मैम? क्लास में बनाएंगे। तो चलो सबसे पहले तो इस बैलेंस शीट को हम क्या कहते हैं? कैसी बैलेंस शीट है ये? वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब है जब लायबिलिटी और एसेट्स एक के नीचे एक लिखे जाते हैं उसको कहते हैं वर्टिकल। सबसे पहले तो देखो नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पर कॉलम्स 5 आ रहे हैं, ठीक है? ये जो पहला कॉलम है ये बनाना ऑप्शनल होता है, इसमें सिर्फ आपने क्या लिखी है? नंबरिंग। आपकी मर्जी है बनाना है नहीं बनाना। दूसरे कॉलम की हेडिंग देख लो, मतलब इस बार बैलेंस शीट में क्या लिखा जाएगा? पर्टिकुलर्स। उसके बाद हमारा है नोट नंबर। दिस इज नॉट वर्किंग नोट, वर्किंग नोट अलग होता है, ये है नोट्स टू अकाउंट्स। यानी कि अब अगर हमें बैलेंस शीट बनानी हुई तो ज़्यादा नहीं, पहले जर्नल बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, और फिर वर्किंग नोट तो फिर हम बनाएंगे ही बनाएंगे। ज़्यादा थोड़ी है कुछ। क्या करेंगे हम? पहले जर्नल एंट्री, फिर बैलेंस शीट,
फिर बन गए, इसमें कुछ खास बात थोड़ी है ना। तो दूसरा कॉलम कौन सा है? नोट्स टू अकाउंट। तीसरा कॉलम देखो, हेडिंग देखो इसकी, क्या मैं कह सकती हूँ कि ये तीसरा कॉलम कौन सा है? अमाउंट का। और चौथा कॉलम भी कौन सा है? अमाउंट का। लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है? एक करंट है और एक प्रीवियस है। रियल लाइफ में जो भी बैलेंस शीट आप देखोगे प्रीवियस के साथ आ रही होगी कंपैरिजन में, लेकिन एग्जामिनेशन क्वेश्चन में क्या लगता है कोई देगा आपको क्वेश्चन के अंदर प्रीवियस ईयर फिगर्स? कोई नहीं देगा। तो ये कॉलम कभी नहीं बनेगा। हमें सिर्फ 3 कॉलम बनाने हैं, पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट्स एंड अमाउंट। अब देखो क्या क्या यहाँ पर है। सबसे पहले हेडिंग क्या आ रही है? फिर सब हेडिंग, उसके बाद बोलना पड़ेगा तभी याद होगा। उसके बाद फिर उसके बाद डेफर टैक्स, अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। देन एसेट्स। एसेट्स का मेन क्लासिफिकेशन 2 में ही है, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट में सबसे पहले पीपीई। पीपीई में सीक्वेंस देख लो, पहले टैंजिबल, फिर इंटैंजिबल, फिर कैपिटल WIP, फिर इंटैंजिबल अंडर डेवलपमेंट। मतलब वो हॉरिजॉन्टल वाली में हमने कहा था कि हम जितना फॉर्मेट के क्लोज रह सके रहेंगे, वर्टिकल वाली में तो रहना ही है, यहाँ चॉइस नहीं है, जो फॉर्मेट है वैसे ही बैलेंस शीट हमें बनानी है। उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट, डेफर टैक्स, लोन्स। करंट एसेट में आते हैं करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब देखो जो जो मैंने अंडरलाइन किया ना, एक बार वो अंडरलाइन कर लो। कर लिया? देखो हमें कंपनी अकाउंट्स के किसी भी क्वेश्चन में सीए फाउंडेशन के अंदर कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनानी है। कंप्लीट बैलेंस शीट आपका सीए इंटर का हिस्सा है, जिसमें आप लोग पहले स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाओगे और उसके बाद फिर बैलेंस शीट बनाओगे। सीए फाउंडेशन के अंदर कंपनी अकाउंट्स के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में बैलेंस शीट उन्होंने पूछी है हमसे, लेकिन हमें सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाना है, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, एक हिस्सा बनाना है। हिस्से की सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि वो मैच हो ही नहीं सकता। तो आपकी जो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आकर एड्रेस हो गई है। आपने कहा मैम जब एक्सट्रैक्ट नहीं था हमारी बैलेंस शीट तब भी मैच नहीं होती थी लेकिन एक्सट्रैक्ट में तो मैच होने का सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पर दोनों साइड्स कभी भी मैच नहीं होंगी, अलग अलग चलेंगी, चलने देंगे, क्योंकि हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, सिर्फ क्या बना रहे हैं? एक्सट्रैक्ट। हिस्से बनाने में जितना मैंने अंडरलाइन करा है ना, 99% सिर्फ इतने ही अकाउंट्स यूज़ होंगे और कुछ यूज़ नहीं होगा। तो अब इसको थोड़ा सा लर्न कर लेते हैं। पहली हेडिंग अगर याद है तो वैसे बोलो, नहीं तो देख के बोलो। तो पहले इसके अंदर सब हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर सब हेडिंग शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। अगली चीज़ आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगी, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट नहीं मिलेगा और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। उसके बाद हमारे पास 2 कैटेगरी हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। डिबेंचर्स हमें ज़रूर मिलेंगे, तो डिबेंचर्स आर अ पार्ट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी। उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स।
करंट लायबिलिटी कोई होगी तो हम पोस्ट करेंगे, जनरली नहीं होगी। फिर हम आते हैं एसेट्स पर। नॉन करंट और करंट, हमें सबसे ज़्यादा मिलेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि पैसा तो आएगा ही। बोनस इशू में सिर्फ पैसा नहीं आएगा, उसके अलावा हर जगह या तो पैसा आएगा इशू पे या रिडेम्पशन करते समय पैसा जाएगा। और अगर शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इसमें सबसे पहले टैंजिबल, मतलब नॉन करंट करंट, फिर नॉन करंट में पीपीई, पीपीई में टैंजिबल अंडर कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट एंड इनटैंजिबल अंडर डेवलपमेंट। कुछ कुछ याद हो गया? एक बार फिर से, मेन सबसे ऊपर हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर शेयर होल्डर्स फंड, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद नॉन करंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर एसेट्स नॉन करंट पीपीई, टैंजिबल, इनटैंजिबल, अंडर कंस्ट्रक्शन, फिर करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर? अब हम बिल्कुल रेडी हैं क्वेश्चन करने के लिए। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं बोनस इशू पर। पेज नंबर 357, क्वेश्चन नंबर 1। एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन पढ़िएगा और चेक कीजिएगा नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने इशू होने हैं। कह रहे हैं हम हर 4 के बदले 1 देंगे, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। जिसके पास 4 हैं उसको 1 बोनस शेयर मिलेगा। तो हमारी कंपनी के टोटल शेयर्स 40,000 हैं, तो 4 के बदले 1, तो 40,000 के बदले 10,000 बोनस शेयर्स। तो अगर 4 के बदले 1, तो 1 के बदले 1/4 और 40,000 के बदले, ये हो गया आपका मैथ्स का यूनिटरी मेथड। हर 4 शेयर के बदले 1 बोनस शेयर, तो 1 शेयर के बदले 1/4 बोनस शेयर, तो 40,000 के बदले 1/4 इंटू 40,000, 10,000 बोनस शेयर्स। ये कंपल्सरी वर्किंग है जो बोनस के हर क्वेश्चन में दिखानी है। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। नंबर ऑफ बोनस शेयर्स 10,000 है। वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स 1 लाख, क्योंकि इसका कोई मार्केट प्राइस तो है ही नहीं ना, ये तो फेस वैल्यू पर जाएंगे। तो 10,000 बोनस शेयर्स की वैल्यू 10,000 इंटू में 10, 1 लाख। तो रुपए देखने पड़ेंगे ना, रिजर्व से कितने निकालने हैं, रुपए कितने निकालने पड़ेंगे? 1 लाख। सबसे पहले CRR यूज करना है, कितना? 55 पूरा का पूरा। उसके बाद क्या SP यूज कर सकते हैं? हाँ, लिस्टेड कंपनी है, कलेक्टेड इन कैश है। 30 यहाँ से यूज करेंगे, और कितना चाहिए? 15 चाहिए। आप कहीं से भी यूज कर लो, जहाँ से तुम्हारा मन करे, कहीं से भी यूज कर सकते हो। जनरल रिजर्व से निकाल लेते हैं। तो पहली एंट्री क्या बनेगी? CRR डेबिट 55, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 30, जनरल रिजर्व डेबिट 15, टू बोनस टू शेयर होल्डर 1 लाख, और अगली एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए हमें बनाना क्या है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। 2 ही एंट्री हैं, चलिए बनाते हैं जर्नल के फॉर्मेट में।
इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड, या आप सीधा लिखिए जर्नल ऑफ भारत लिमिटेड। नरेशन जाएगी फर्स्ट एंट्री की, बीइंग बोनस इशूड एज 1 शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड। नरेशन में रेशो लिखना है, बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स लिखना है, एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर। ये नई एडिशन है कंपनी अकाउंट्स की नरेशन में। ये कहाँ कहाँ लिखना है धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे। बोनस की एंट्री में ये ज़रूर लिखना है एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर। सेकेंड एंट्री की जब आप नरेशन लिखेंगे देयर इज़ अ चॉइस। आप या तो लिखेंगे बीइंग बोनस शेयर्स इशूड, सिर्फ इतना, या फिर लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट्स कैपिटलाइज्ड। दोनों नरेशन करेक्ट हैं, लेकिन दोनों नहीं लिखनी, दोनों में से कोई भी एक पेपर में लिखेंगे। ठीक है, बोलो क्वेश्चन 1 क्लियर? कोई डाउट? तो चलिए इसी के साथ हमारी मुलाकात समाप्त, फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच।